साथियों नमस्कार, मैं चैतन्य कुमार और झारखंड आइकन में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे विश्व इतिहास के अंतर्गत जो प्रथम विश्व युद्ध पढ़ना पड़ता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ना पड़ता है, इससे संबंधित विशेष टॉपिक की इसकी शुरुआत का कारण क्या रहा होगा, इसके परिणाम क्या हुए और इसके साथ साथ जो वैश्विक स्तर में जो कैसे संबंध जुड़ने लगे, एक दूसरे देश आपस में कैसे जुड़ने लगे, संधियां कैसे होने लगी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही इसकी जो घटनाएं हैं उसके बारीकी तरह से जो मुख्य कारण है उसमें से तत्कालीन कारण और भी कारण जो हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद है कुछ ही मिनटों के अंतर्गत आपको जो से ये सारे पॉइंट को डिलीवर आप तक कर देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो ये सेशन स्पेशल रहेगा जो डिग्री कॉलेजेस हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें को कवर की गई है। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत जो होता है वो 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक चलता है, जो टोटल 4 सालों तक ये युद्ध चलता है। इसके पीछे शुरुआत होने का रीज़न ये रहता है, जो मुख्य कारणों में से कहें तो तत्कालिक कारण जो इसमें है कि आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड जो थे, जो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार होते, यानी ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तराधिकारी थे, वो आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड जो थे, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ ओशनिया भ्रमण के लिए जाते हैं, ओशनिया घूमने के लिए जाते हैं। और ओशनिया जो एक सर्बिया का ही हिस्सा होता है, तो सर्बिया ओशनिया घूमने के लिए जाते हैं तो सिराजोवा में ही जो ओशनिया का राजधानी होता है सिराजोवा, वहाँ पे उनकी हत्या कर दी जाती है। और उस हत्याक्रम में जो शामिल होते हैं वो सर्बिया के ही गारविलो प्रिंसेस नामक व्यक्ति होते हैं, और सर्बिया का जो गुप्तचर विभाग का जो संस्था होती है वो काला हाथ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, काला हाथ, उनका भी हाथ रहता है इसे हत्या करने में, इसे मार डालने में। जब उनकी उत्तराधिकारी यानी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी फर्डिनेंड को हत्या कर दी जाती है तो ऑस्ट्रेलिया इससे आक्रोशित हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रिया इससे आक्रोशित हो जाता है और जाकर के फिर सर्बिया पर जाकर आक्रमण कर देता है, यानी बोस्निया वाले क्षेत्र पे आक्रमण कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन उसके तत्कालिक कारण के साथ साथ और भी कारण रही है, जैसे कि जर्मनी की आधिपत्य बढ़ते जा रहा था। जर्मनी का और इटली का जो उपनिवेशवाद है, यानी दूसरे छोटे छोटे राज्यों पर, छोटे छोटे राष्ट्रों पर अधिकार जमाना शुरुआत हो गया था। साथ ही रक्षा सहयोग में भी इनकी संधियां होने लगी थी कि यूरोपीय क्षेत्र को किसी तरह से कमजोर ना देखा जाए, इस तरह से इनके चर्चाएं देखने को मिलता है। इन सारे बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले जान लेते हैं कि इसमें प्रथम विश्व युद्ध में जो शामिल देश थे उसमें टोटल 37 देश शामिल थे, जो कि ये पक्ष जब युद्ध शुभारंभ हुआ धीरे धीरे और भी राष्ट्र जो है इसमें शामिल होते गया। जो छोटे छोटे राष्ट्र थे वो मिला करके 137 देशों में शामिल हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में 2 गुटों में बट गया था, एक ध्रुव राष्ट्र के रूप में और एक मित्र राष्ट्र के रूप में। जो मित्र राष्ट्र का संबंध सर्बिया, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान से था। याद रखें कि जापान प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की ओर था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में वो फिर ध्रुव राष्ट्र की ओर चले जाते हैं। ध्रुव राष्ट्र में जो शामिल देश थे वो जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन साम्राज्य या बाल्कन क्षेत्र कहेंगे। ऑटोमन साम्राज्य बाल्कन क्षेत्र तुर्की का हिस्सा हुआ करता था और ध्रुव राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी के द्वारा किया जा रहा था। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व ये सारे मिल करके एक सामूहिक संधियों के साथ इन लोग कर रहे थे। जब फर्डिनेंड की हत्या सर्बिया के लोगों यानी बोस्निया की राजधानी सिराजोवा में कर दिया गया तो ऑस्ट्रिया के लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। सर्बिया पर आक्रमण करते ही वह एक कमजोर देश था, तो उसका सहयोग के लिए फ्रांस आगे बढ़ा। जब फ्रांस सर्बिया का साथ देने लगा तो ऑस्ट्रिया का साथ जर्मनी देने लगा था, क्योंकि ये उस समय की ताकतवर शक्ति थी, मतलब सबसे बड़ा सैन्य शक्ति थी जर्मनी के पास, औपनिवेशवाद की नीति अपनाई थी। अब दोनों जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध हो गया, फ्रांस और सर्बिया के बीच, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच यहाँ संबंध हो गया था ध्रुव राष्ट्र की ओर,
और मित्र राष्ट्र की ओर फ्रांस और सर्बिया के बीच संबंध होने लगा था। और साथ ही जब जर्मनी भी फ्रांस पर युद्ध का ऐलान कर दिया तो रूस जो है फ्रांस का फिर साथ देने लगा था, क्योंकि जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया एक साथ हो गया था तो फ्रांस और सर्बिया एक साथ होने के बावजूद भी कमजोर शक्तियां बन गई थी। तो बाद में फिर रूस भी इसके साथ जो सो सहयोग कर दिया। बातें बढ़ती जाती है और फिर जब बुल्गारिया वाला क्षेत्र जो है रूस भी यहाँ पे शामिल हो जाता है। दूसरी बात, अब बात यह आती है कि ब्रिटेन और अमेरिका कब शामिल होते हैं इस युद्ध में। तो ब्रिटेन और अमेरिका शामिल ब्रिटेन जो अमेरिका 1917 ईस्वी में शामिल होता है, इसका मुख्य रीजन भी बताते हैं। दूसरा, ब्रिटेन भी जो इस युद्ध में शामिल होने का मुख्य रीजन था कि जर्मनी का सबसे ताकतवर एक नाव था जिसे इम्प्ट रेयर कहा जाता है। इम्प्ट रेयर नामक जो नाव है वो ब्रिटेन की लुसतानिया नामक जहाज को डुबो जाती है। ठीक है, ब्रिटेन का जो लुसतानिया नामक जहाज होता है उसको डुबो दिया जाता है, जिसमें 1153 लोग शामिल थे, जो अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन के लोग भी इसमें शामिल थे। ब्रिटेन के लगभग 128 अमेरिका के लोग लगभग 128 लोग थे इसमें, जो पूरे जहाज को लुसितानिया नामक जहाज को यदि डूबो जाता है तो पूरी तरह से 153 लोग मारे जाते हैं, जिसमें 128 लोग सिर्फ अमेरिका के रहते हैं, बाकी का टोटल ब्रिटेन के लोग उसमें मारे जाते हैं। इससे आक्रोशित होकर के ब्रिटेन भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर देता है। अमेरिका भी इस युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। इसके पहले रूस और जापान के बीच जो युद्ध हुआ था वो 1904 ईस्वी में जब इन लोग का युद्ध हुआ तो उसमें दोनों में फटबंदी थी, लेकिन जब मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो ये दोनों में फिर जो है सो सम्मति बन गई और दोनों एक साथ हो गए। साथ ही इसी के समक्ष में ही मोरक्को संकट भी 1906 ईस्वी में होता है। 1906 ईस्वी में मोरक्को संकट होता है और यही सब सारा का रीजन था जो कि प्रथम विश्व युद्ध का शुभारंभ किया गया। दूसरे कारणों में से बात करें तो जर्मनी की नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति जो 1990 ईस्वी में इन्होंने स्टार्ट किया था, तो इसके सम्राट जो थे विल्हम द्वितीय का मानना था कि जर्मनी वाले क्षेत्र यूरोप का सबसे शक्तिशाली क्षेत्र के रूप में घोषित करेंगे, सबसे शक्तिशाली क्षेत्र के रूप में इसे प्रदर्शित करेंगे। आगे की अपनी सैन्य शक्ति को लेकर के सुदृढ़ कर चुकी थी और एक विश्व स्तर पर अपनी शक्तियां बढ़ाने लगी थी। क्योंकि जर्मनी इसलिए बढ़ाने लगी थी क्यों अफ्रीका और एशिया जो भाग था वो कच्चा माल का यहाँ पे खोद किया जाता था, कच्चा माल यहाँ का स्रोत था। तो ये कच्चा माल का आधिपत्य अपने अधिकार में जर्मनी करने के लिए इसे अफ्रीका और एशिया वाले भाग पर जो सो कब्जा करना शुरू कर दिया था। साथ ही इसके पीछे इटली भी अपना उपनिवेशवाद नीति को अपना करके अफ्रीका और एशिया वाले क्षेत्र को आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया था। इसी में ही रूस वगैरह जो सो आगे चल करके इसके विरोध में चल करके आते हैं, क्योंकि जर्मनी का ये मनोवृत्ति थी कि हम सबसे बड़ी शक्ति हैं यूरोप में। ठीक है, दूसरी बात करें रक्षा सहयोग। जब यूरोप की शक्तियां बढ़ रही थी जर्मनी के द्वारा, जो विल्हम द्वितीय का कथनानुसार था, मतलब करनी और कथनानुसार जो था, जर्मनी की शक्तियां जब यूरोप की शक्तियों से और राष्ट्रों की अपेक्षा बढ़ रही थी, तो यूरोप की शक्तियों के बीच में आपस में एक समझौता किया गया और वो समझौते में ये कहा गया कि यूरोप की शक्ति को कोई भी परास्त नहीं कर सके फ्यूचर में। इसके लिए हम लोग के बीच एक संबंध या फिर संधियां स्थापित करनी होगी। तो दो प्रकार की यहाँ पे संधियां हुई। पहला जो संधि हुई त्रिपक्षीय संधि, जिसे बोलेंगे ट्रिपल अलायंस बोलेंगे। इसमें 3 देश जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एक साथ पढ़ेंगे और इटली, ये 3 देश जो सो शामिल हुआ था, जो इससे संधि 1882 ईस्वी में किया गया था। दूसरा त्रिपक्षीय सौहार्द जो ट्रिपल इंटेंट बोलेंगे, इसे 1907 ईस्वी में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस
तीनों ये देश मिलकर के इस संधि में शामिल हुआ था। ये शामिल होने का ये कारण था कि ये क्षेत्र जो त्रिपक्षीय संधि था इसे कोई और भी देश आकर के प्राप्त नहीं कर सकता है। ब्रिटेन और फ्रांस का भी यही मानना था कि हम लोगों को जो त्रिपक्षीय सौहार्द था, इन लोगों इसके मदद से, हम इन तीनों की मदद से कोई भी देश पर यदि आक्रमण होता है तो हम तीनों मिल करके इसका विरोध करेंगे। तीसरी बात जो है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या था कि जर्मनी और इटली अपनी शक्तियां सुदृढ़ कर चुकी थी, उपनिवेशवाद की नीति अपना चुकी थी। तो उपनिवेशवाद की नीति के साथ साथ जो भी छोटे मोटे राज्य थे, छोटे छोटे जो राज्य थे, राष्ट्र जो थे, उन लोगों के साथ प्रताड़ना मतलब दबाव डालना शुरू कर दिया था और वहाँ की सैन्य शक्तियों को अपने अंदर करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ की क्षेत्राधिकार करने की कोशिश कर दिए थे। इसी के उपलक्ष्य में क्या हुआ कि मोरक्को और बोस्निया का संकट जो हुआ, जिसमें फ्रांस और जर्मनी के बीच काफ़ी दृढ़ता मतलब काफ़ी प्रतिशोध, काफ़ी प्रतिस्पर्धा होने लगी थी। मोरक्को संकट और बोस्निया संकट की कथा यही है कि फ्रांस और जर्मनी के बीच काफ़ी प्रतिस्पर्धा फैलते जा रही थी। तो उन लोगों के बीच में भी जब ऐसे ही संकट आता ही रहा तो इंग्लैंड और जर्मनी यानी ब्रिटेन क्षेत्र और जर्मनी वाला क्षेत्र में काफ़ी दुश्मनी बढ़ गई थी, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी से पहले तो दुश्मनी था ही मोरक्को संकट की समस्या से, फिर ब्रिटेन साथ दिया फ्रांस का और फिर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच का युद्ध प्रारंभ हो गया, काफ़ी दुश्मनी फैल गई थी। उसके बाद बात करें सैन्यवाद को लेकर के, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1914 के आसपास, उस समय जर्मनी और इटली के साथ साथ और भी छोटे राष्ट्र जहाँ पे सैन्य शक्तियाँ सुदृढ़ कर चुकी थी, मतलब वहाँ की सैन्य व्यवस्था गोल बारूद की शुभारंभ कर ली गई थी, जिसमें से सैन्य शक्तियाँ सुदृढ़ हो गई थी और काफ़ी अच्छे तरीके से अपने नौसैनिक को प्रशिक्षण दे चुके थे, जिससे दूसरे राष्ट्रों के साथ युद्ध को लिए किसी भी तरह से हिचकिचाहट नहीं हो पाती थी। पांचवा नंबर बात करें तो राष्ट्रवाद का भी मुख्य कारण रहा था। राष्ट्रवाद मतलब हर एक राष्ट्र में एक औपनिवेशवाद जो जाकर के सत्ता जमाने की कोशिश करते थे, उसे उस राष्ट्र के हित में पक्ष नहीं होना, उस राष्ट्र के हित में फैसले नहीं होने के कारण से स्थित राष्ट्र उसका विरोध करना शुरू कर देता था। जैसे बोस्निया और हर्जेगोविना जो थे, उन्होंने वो स्लाव जाति के थे और स्लाव जाति के लोग चाहते थे कि हम ऑस्ट्रिया और हंगरी वाला जो हिस्सा है उससे हम दूर हो जाएं। इससे जो ऑस्ट्रिया और हंगरी जो कब्जा जमाए बैठा था बोस्निया और हर्जेगोविना में, उस क्षेत्र से छुटकारा पाना चाहता था। साथ ही जब इस चीज़ों को विवश देख लिया, रूस देखा कि हर्जेगोविना और बोस्निया ऑस्ट्रिया और हंगरी से परेशान है, तो रूस भी आकर के उस पर अपना कब्जा शुरू कर दिया और ऑस्ट्रिया और हंगरी वाले क्षेत्र पर युद्ध की ऐलान कर दिया, जिससे ऑस्ट्रिया और हंगरी जो सो परास्त हो गया। धीरे धीरे ये जो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से 1918 के बीच युद्ध में ही रूसी क्रांति हो गई थी। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हो गई थी, जिसके कारण से रूस इस युद्ध से बाहर हो गया और दूसरी बड़ी शक्ति 1917 में ही अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गया, जिसके कारण से मित्र राष्ट्र की शक्तियां और भी बढ़ गई और ध्रुव राष्ट्र की ओर से हंगरी और ऑस्ट्रिया और हंगरी वाला जो क्षेत्र था, ऑटोमन साम्राज्य जो क्षेत्र था, वो धीरे धीरे लेफ्ट लेना शुरू कर दिया था, बाहर जाना शुरू कर दिया था, जिससे जर्मनी फिर अकेलापन महसूस करने लगा, अकेला पड़ गया। अब ध्रुव राष्ट्र की तरफ से जर्मनी अकेला पड़ गया और इधर से सारे मित्र राष्ट्र, सिर्फ रूस को छोड़ करके बाकी सारे मित्र राष्ट्र इस पे जो है दबाव डालना शुरू कर दिया था। उसके बाद जर्मनी भी परास्त हो गया और अंततः 1918 ईस्वी में एक समझौते पर हस्ताक्षर करके अपने आप को छुटकारा पा लिया, मतलब अपने आप को ये युद्ध की हार स्वीकार कर लिए। फिर जाकर के 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि, पेरिस की संधि होती है और जिसमें लगभग 6 अरब
6 अरब और 50 पाउंड की मात्रा में जर्मनी को सारा हर्जाना, यानी जो भी घटनाएं में जो भी चीजें बाधित हुई थी उसकी भरपाई जर्मनी के ऊपर थोप दिया गया था वर्साई की संधि के तहत। तो उम्मीद है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण के साथ साथ और भी कारण जो विशेष पे चर्चा की गई है ये वीडियो में आपको समझ में आए होंगे। उम्मीद है आप इस चीज़ को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ भी ये साझा करेंगे। धन्यवाद।